हेलो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है रेजिडेंशियल स्टेटस, जिसको हिंदी में बोलते हैं आवासीय स्थिति। सर, इस चैप्टर का क्या इम्पोर्टेंस है? तो देखो, इंसिडेंस ऑफ टैक्स हम बोलते हैं कर का भार या बर्डन ऑफ टैक्स, कर का बोझ जो है वो डिपेंड्स करता है पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस पे। वो डिपेंड करता है पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस पे। मतलब सर, आप कहना क्या चाह रहे हो? मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट, ये आवश्यक नहीं है कि ए सिटीजन ऑफ इंडिया ऑलवेज बी ए रेजिडेंट इन इंडिया। मतलब एक भारत का नागरिक हमेशा भारत का निवासी हो, ये ज़रूरी नहीं है। फॉर द पर्पज़ ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के पर्पज़ से मैं बता रहा हूँ आपको कि एक सिटीजन ऑफ इंडिया हमेशा रेजिडेंट हो इंडिया का, ये ज़रूरी नहीं है। और एक इंडियन में भी नॉन रेजिडेंट फॉर इनकम टैक्स पर्पज़, एक इंडियन भी नॉन रेजिडेंट हो सकता है इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए। सर, ये मालूम कैसे चलेगा? आगे कंडीशन है, सेक्शन 6 में कंडीशन दे रखी है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रेजिडेंट बन जाएगा, नहीं होती है तो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेंगे। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है, कर का बोझ, कर का भार, वो डिपेंड करता है पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस पे। मैंने आपको बताया कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ए सिटीजन ऑफ इंडिया ऑलवेज बी ए रेजिडेंट इन इंडिया, कि भारत का नागरिक हमेशा भारत का निवासी हो, ये ज़रूरी नहीं है इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए। मतलब एक इंडियन भी नॉन रेजिडेंट हो सकता है फॉर द पर्पज़ ऑफ इनकम टैक्स, एंड ए फॉरेनर में बी रेजिडेंट फॉर इनकम टैक्स पर्पज़। एक फॉरेनर जो है वो रेजिडेंट हो सकता है इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए, अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो नोट ये है कि रेजिडेंस और सिटीजनशिप आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि रेजिडेंस और सिटीजनशिप में। रेजिडेंस एक अलग चीज़ है, सिटीजनशिप एक अलग चीज़ है। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन का जो स्टेटस है रेजिडेंशियल स्टेटस में वेरी फ्रॉम वन प्रीवियस ईयर टू अनदर प्रीवियस ईयर। मतलब एक पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो वेरी करता है, वो अलग अलग होता है एक प्रीवियस ईयर से दूसरे प्रीवियस ईयर में। मतलब ये हुआ कि उसका हर प्रीवियस ईयर में स्टेटस चेंज हो सकता है। एंड रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइंड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच प्रीवियस ईयर, हर प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में चेक करना होता है पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस। ए पर्सन में बी रेजिडेंट इन मोर देन वन कंट्री फॉर द सेम प्रीवियस ईयर। मतलब एक पर्सन एक ही प्रीवियस ईयर में एक से अधिक कंट्री का रेजिडेंट हो सकता है, लेकिन एक से अधिक कंट्री की उसके पास सिटीजनशिप नहीं हो सकती एक ही समय पे। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मैंने आपको बताया है कि एक पर्सन जो है वो रेजिडेंट हो सकता है एक से अधिक कंट्री का एक ही प्रीवियस ईयर के लिए। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मिस्टर राम है जो इंडिया से है, यहाँ पर मिस्टर जॉनसन जो यूएसए से है, अमेरिका से। अब मिस्टर जॉनसन जो है वो इंडिया में आते हैं बिजनेस पर्पज़ के लिए या कोई पर्सनल इनका कोई पर्पज़ है। मान लीजिए मिस्टर जॉनसन ने यूएसए में कोई इनकम अर्न की और रिसीव भी वहीं पे कर रहे हैं। मतलब इनकम अर्न और रिसीव आउटसाइड इंडिया, मतलब यूएसए में उन्होंने इनकम अर्न की और वहाँ ही उन्होंने रिसीव की, लेकिन वो इंडिया में आए हैं। कोई बिजनेस पर्पज़ लगा लो या फिर पर्सनल पर्पज़ लगा लो या विजिट के लिए लगा लो। तो अगर मिस्टर जॉनसन इंडिया में जब आए, ये अगर इन्होंने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी सेक्शन 6 की, तो मतलब मिस्टर जॉनसन जो है वो अगर वो रेजिडेंट बन जाएंगे इंडिया के, तो मिस्टर जॉनसन को जो उन्होंने इनकम बाहर कमाई है अपने देश में और रिसीव भी उनको बाहर हुई है, उस पर भी इंडिया में टैक्स देना पड़ जाएगा मिस्टर जॉनसन को। मिस्टर जॉनसन ने जो इनकम अर्न की है बाहर, रिसीव करी है बाहर यूएसए में, अगर वो इंडिया में आते हैं, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं, वो अगर वो रेजिडेंट बन गए इंडिया के, तो उनको जो इनकम उन्होंने बाहर कमाई है अपने देश में उस पर भी उसको टैक्स देना पड़ सकता है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो।
तो वेदर मिस्टर जॉनसन विल बी लाइबल टू पे इनकम टैक्स, क्या मिस्टर जॉनसन को इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा इंडिया के अंदर? इट विल बी डिपेंड्स ऑन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया। वो हम चेक करते हैं कि क्या मिस्टर जॉनसन इंडिया के रेजिडेंट है। कंडीशन देखेंगे हम सेक्शन 6 में, कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मिस्टर जॉनसन ने जो इनकम अर्न की है, जो रिसीव करी है बाहर, उस पर भी उसको टैक्स देना पड़ जाएगा इंडिया के अंदर, अगर वो रेजिडेंट होते हैं इंडिया के। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि पर्सन को सेक्शन 2 क्लोज 31 में डिफाइन कर रखा है। पर्सन में इंडिविजुअल भी आते हैं, एचयूएफ भी आता है, एओपी, बीओआई, फर्म, कंपनी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, तो मैंने आपको बताया था। अब हम बात करते हैं पर्सन की, क्योंकि हमें स्टेटस जो चेक करना है वो पर्सन का ही करना है। तो सेक्शन 6 में कुछ चीज़ें हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले पर्सन, अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल और एचयूएफ की, पर्सन अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल एचयूएफ की, तो इंडिविजुअल एचयूएफ या तो रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट होगा। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ रेजिडेंट होता है तो रेजिडेंट के साथ साथ वो बन जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, जिसको हम बोलते हैं आरओआर। सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ ही रेजिडेंट के साथ साथ ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकते हैं, या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आरएनओआर। तो मैंने आपको बताया सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ ही रेजिडेंट के साथ साथ ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकते हैं अगर वो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। सर ये एडिशनल कंडीशंस क्या होती है बताऊंगा आगे, बेसिक कंडीशंस और एडिशनल कंडीशंस। अगर मैं बात करूं अदर पर्सन की, मतलब एओपी, बीओआई, फर्म, कंपनी एटसेट्रा, अगर मैं अदर्स की बात करूं तो ये या तो ये रेजिडेंट होंगे या फिर नॉन रेजिडेंट होंगे। इंडिविजुअल एचयूएफ रेजिडेंट के साथ साथ ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकता है। बट अदर्स की बात करूं मैं, एओपी, बीओआई, फर्म, कंपनी, लोकल अथॉरिटी एटसेट्रा, ये या तो रेजिडेंट होंगे या फिर नॉन रेजिडेंट होंगे। अब हम सबसे पहले चेक करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल का स्टेटस चेक करना है आपको, तो उसके लिए कंडीशन दे रखी है सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के तहत। और इंडिविजुअल का जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है वो हम चेक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया, कि इंडिया में उसने कितना स्टे किया है, नंबर ऑफ डेज, उसके बेस पे हम चेक करते हैं एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस। एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी ए रेजिडेंट इन इंडिया। एक इंडिविजुअल को रेजिडेंट इन इंडिया माना जाता है इफ, यदि ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, मतलब ये जो फॉलोइंग कंडीशन दे रखी है, अगर इनमें से एक कंडीशन भी वो सेटिस्फाई कर देगा तो एक इंडिविजुअल जो है वो रेजिडेंट बन जाएगा। पहली कंडीशन क्या है? ही हैज़ बीन इन इंडिया, वो इंडिया में रहा हो ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। सर ये रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या होता है? मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर 20-21 का किसी पर्सन का स्टेटस चेक कर रहे हो तो ये रेलेवेंट प्रीवियस ईयर बोली जाती है। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर मतलब अगर प्रीवियस ईयर 20-21 का किसी इंडिविजुअल का आप रेजिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हो तो वो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगी? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, क्योंकि आप 20 जिसका आप निकाल रहे हो, जिस प्रीवियस ईयर के लिए आप किसी भी इंडिविजुअल का स्टेटस चेक कर रहे हो वो होती है रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो बेसिक कंडीशन सबसे पहले क्या आया कि ही हैज़ बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, मतलब कि वो इंडिविजुअल रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर इंडिया में रहा हो 182 दिन या उससे ज़्यादा। ये पहली कंडीशन है। अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है तो वो बन जाएगा रेजिडेंट इन इंडिया। मैं बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल की, सबकी बारी बारी हम देखेंगे सबको। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल की। अगर एक इंडिविजुअल जो है वो बेसिक कंडीशन 2 में से एक भी सेटिस्फाई कर देगा तो वो बन जाएगा रेजिडेंट, अदरवाइज वो बन जाएगा नॉन रेजिडेंट। पहली कंडीशन मैंने आपको बताई कि वो इंडिया में रहा हो ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, टोटल जो नंबर ऑफ डेज जो स्टे के हैं वो 182 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो। दूसरी कंडीशन ये और है
दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन बोलती ही हैज़ बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब 2021 की बात हो रही है, हम 2021 का ही देख रहे हैं। ही हैज़ बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर फॉर एटलीस्ट 60 डेज, मतलब कि 2021 के अंदर जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है उसमें वो कम से कम 60 दिन रहा हो, 60 दिन या उससे ज़्यादा। एंड यहाँ पर एंड वर्ड लिखा है, एंड और 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रेसिडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है मतलब 2021, इससे पहले के इमीडिएटली प्रेसिडिंग मतलब होता है एकदम पहले के जो 4 प्रीवियस ईयर है, इन 4 प्रीवियस ईयर में वो कम से कम 365 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो तो सेकंड कंडीशन हो जाएगी सेटिस्फाई, तो वो बन जाएगा रेजिडेंट इन इंडिया। मतलब दो में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर देता है तो बन जाएगा रेजिडेंट इन इंडिया, एक इंडिविजुअल बन जाएगा रेजिडेंट इन इंडिया। मतलब समझो कि अगर आपका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर मतलब जिस प्रीवियस ईयर का आप किसी भी इंडिविजुअल का स्टेटस देख रहे हो, तो पहले आप देखोगे, सेकंड कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, पहले तो आप देखते हो कि 20-21 प्रीवियस ईयर में वो 60 दिन या उससे अधिक रहा है। अगर रहा है तो फिर आप आगे बढ़ो, आप चेक करो कि 20-21 के पहले के 4 सालों में 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, क्या इन 4 सालों में वो 365 दिन या उससे अधिक रहा है? अगर रहा है तो मतलब उसने सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, तो बन जाएगा रेजिडेंट इन इंडिया। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। मिस्टर लुगांडो है जो एक ब्रिटिश नेशनल है, इंडिया में आते हैं ड्यूरिंग 16-17 में मिस्टर लुगांडो जो है वो ब्रिटिश के बंदे हैं और वो इंडिया में आते हैं और वो 16-17 में रहते हैं 60 डेज, 17-18 में रहते हैं 65 डेज, 18-19 में रहते हैं 100 डेज और 19-20 में रहते हैं 140 डेज और 20-21 यानी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में रहते हैं वो 80 डेज। आपको बताना है उनका रेजिडेंशियल स्टेटस। तो आपको पता है कि बेसिक कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि बेसिक कंडीशन क्या बोलती है कि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर मतलब जिस प्रीवियस ईयर के लिए आप किसी भी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में अगर वो 182 दिन या उससे अधिक रहा तो रेजिडेंट बनेगा। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है बेसिक। अब हम सेकंड कंडीशन चेक कर लेते हैं और सेकंड कंडीशन ये बोलती है कि ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, कि ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर अगर वो 60 डेज या उससे अधिक रहा, तो यहाँ पर 80 डेज रहा है, मतलब बात बन सकती है। फिर आगे बोला एंड ड्यूरिंग 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2021 है इससे पहले की 4 प्रीवियस ईयर में आप चेक कर लो क्या वो 365 दिन रहा है या उससे अधिक रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के पहले के 4 प्रीवियस ईयर में वो 365 दिन या उससे अधिक रहा तो वो बन जाएगा रेजिडेंट। तो सेकंड कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि वो 365 दिन ही वो रहा है। ये इत्तेफाक एक तरह से मान लो आप, या अगर इन चारों के आप नंबर ऑफ डेज को ऐड करोगे तो ये 365 डेज बनेगा। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर 60 डेज की बजाय यहाँ पर अगर 50 होता तो ये बन जाता 355 डेज। टोटल स्टे जो है 4 सालों में रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से पहले, तो यहाँ पर ये बन जाता नॉन रेजिडेंट। मिस्टर लुगांडो क्या बन जाते? नॉन रेजिडेंट। लेकिन 365 डेज हो गया है कंप्लीट तो वो बन जाएंगे रेजिडेंट इन इंडिया। मतलब ही सेटिस्फाई द सेकंड कंडीशन ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, ही इज रेजिडेंट इन इंडिया फॉर द प्रीवियस ईयर 2021। तो प्रीवियस ईयर 2021 के लिए वो क्या बन जाएंगे? रेजिडेंट इन इंडिया, क्योंकि उन्हें सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर ली है। अब मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में जो कंडीशंस है वो 2 कंडीशन दे रखी है बेसिक। पहली कंडीशन बोलती है कि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब अगर आप 2021 का स्टेटस चेक कर रहे हो किसी भी इंडिविजुअल का तो वो है रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब जिस प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में आप किसी भी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करते हो वो होती है रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो अगर 2021 यानी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में अगर इंडिविजुअल 182 दिन या उससे अधिक रहा है
पहली कंडीशन। दूसरी, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में वो 60 दिन रहा हो, 60 दिन या उससे अधिक रहा हो, एंड यहाँ एंड लिखा है फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब जो आपकी जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है 2021, इससे पहले की इमीडिएटली प्रीसीडिंग फॉर प्रीवियस ईयर जो होगी उसमें कम से कम 365 दिन या उससे अधिक रहा तो ये सेकंड कंडीशन है, तो रेजिडेंट बन जाएगा। लेकिन ये जो सेकंड कंडीशन है, ये जो सेकंड कंडीशन आपको दिख रही है, इसके एक्सेप्शन है, यानी इसके अपवाद है। वो क्या है? ये कंडीशन किन पे अप्लीकेबल नहीं होगी? अगर कोई इंडियन सिटीजन, एन इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, अगर कोई इंडियन सिटीजन है वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया छोड़ के जाता है, तो फिर ये सेकंड कंडीशन उस पर अप्लीकेबल नहीं होगी 60 डेज वाली, क्योंकि ये कॉमन सी बात है कि वो फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में तो 365 दिन रहा होगा, तो हम रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में तो 60 डेज उसका बन जाएगा। अगर मान लो 60 डेज भी रहा वो और बाकी पूरे साल वो अगर बाहर रहता है तो फिर भी वो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जाता है एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए, तो उसके लिए सेकंड कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होगी, उस पर लग जाएगी फर्स्ट कंडीशन 182 दिन की। मतलब यहाँ पर जो 60 डेज है वहाँ पर हो जाएंगे 182 दिन, तो कॉमन सी बात है उसको फर्स्ट कंडीशन ही देखनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर कोई इंडियन सिटीजन है और वो इंडिया छोड़ के जाता है एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, जो जहाज होती है इंडियन शिप, उसका अगर क्रू मेंबर है, अगर वो इंडिया छोड़ के जाता है, तो ऐसे केस में भी उस इंडियन सिटीजन पर जो सेकंड कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होगी 60 डेज वाली, मतलब 182 दिन हो जाएंगे 60 डेज, मतलब सेकंड कंडीशन इररिलेवेंट हो जाएगी और पहली कंडीशन ही हम चेक करेंगे 182 दिन वाली। और या फिर कोई इंडियन सिटीजन है, कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है वो खुद या उसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, उनका जो जन्म है वो बोर्न हुए हैं अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर, मतलब जब भारत का पार्टीशन नहीं हुआ था, आज़ादी से पहले की बात है। मतलब जन्म अगर अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ तो वो पर्सन माना जाएगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो अगर कोई इंडियन सिटीजन है, कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो विजिट पे आता है इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो ऐसे केस में भी सेकंड कंडीशन में जो 60 डेज है ना, वहाँ पर 182 दिन हो जाएंगे, मतलब पहली कंडीशन ही आ जाएगी। पहली कंडीशन चेक करनी पड़ेगी 182 डेज वाली, ओनली फर्स्ट कंडीशन जो है वो अप्लाई होगी। अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, यानी फॉरेन सोर्स यानी बाहर की कंट्री के सोर्स की इनकम को छोड़कर अगर उसकी टोटल इनकम जो है वो 15 लाख से ज़्यादा होती है ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, दैट विल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट इन इंडिया, तो उसको माना जाएगा रेजिडेंट इन इंडिया इफ़ यदि he has been, कंडीशन है he has been in India for a period of 182 days or more during the relevant previous year, मतलब relevant previous year में वो 182 दिन या उससे अधिक रहा, तो यहाँ पर पहली कंडीशन देखनी पड़ेगी। और सेकंड कंडीशन यहाँ पे चेंज हो गई, तो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जिसकी टोटल इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज की इनकम को हटा के अगर उसकी टोटल इनकम जो है 15 लाख से ज़्यादा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उसको रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो यहाँ पर पहली कंडीशन तो सेम है, वही 182 दिन या उससे अधिक की। दूसरी कंडीशन में यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है, दूसरी कंडीशन में चेंज हुआ है ही हैज़ बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर फॉर ए पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। पहले यहाँ पर 60 डेज था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने आपको ऊपर बताया। लेकिन अगर कोई इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जिसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा है और वो इनकम जो है वो फॉरेन सोर्स की इनकम नहीं है, यानी इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स नहीं है, तो वो पर्सन जो है वो रेजिडेंट इंडिया बन जाएगा अगर वो प्रीवियस ईयर में वो 120 दिन या उससे अधिक रहा एंड
365 days or more during the 4 previous year immediately preceding the relevant previous year। मतलब जो relevant previous year अगर आपका 20-21 है तो इससे पहले के 4 previous year में वो कम से कम 365 दिन या उससे अधिक रहा हो। मतलब कहने का मतलब घूम फिर के ये है कि ऐसे पर्सन के लिए सेकंड कंडीशन में चेंज किया है। वहाँ पर सेकंड कंडीशन में 60 डेज की जगह पे क्या कर दिया, 120 दिन या उससे अधिक दिन कर दिए। बस इतना सा चेंज है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फाइनेंस एक्ट 20 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आया था, एक नया सेक्शन लाया गया है डीम रेजिडेंट का, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A। इसमें क्या बोला गया, अगर कोई इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन है, उसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, फॉरेन सोर्स की इनकम को हटा के अगर उसकी टोटल इनकम जो है वो 15 लाख रुपए से ज़्यादा है और वो कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता और ना ही वो किसी भी अदर कंट्री में टैक्स पे करता है, तो उसको मान लिया जाएगा कि वो रेजिडेंट इन इंडिया है। डीम रेजिडेंट मतलब मान लिया जाएगा कि वो रेजिडेंट इन इंडिया है। ये तो बेसिक कंडीशन मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं एडिशनल कंडीशन की, क्योंकि आपको पता है और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक इंडिविजुअल एंड एचयूएफ जो है, अभी हम इंडिविजुअल का देख रहे हैं, बाद में एचयूएफ का देख लेंगे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक इंडिविजुअल और एचयूएफ जो है ना वो रेजिडेंट के साथ साथ क्या बन सकता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी, अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है। तो अगर एक इंडिविजुअल जो है आपको पता है या तो वो रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट के साथ साथ एक इंडिविजुअल ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकता है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ROR, या फिर वो हो जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट अगर वो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है। तो एडिशनल कंडीशन क्या है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में बता रखी है। एडिशनल कंडीशन एक इंडिविजुअल रेजिडेंट के साथ साथ ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी बन जाएगा अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करता है। दोनों, पहली कंडीशन क्या है, ही हैज़ बीन रेजिडेंट इन इंडिया एट लीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 20-21 है उससे एकदम पहले की 10 प्रीवियस ईयर में वो किसी भी 2 साल में उसका स्टेटस जो है वो रेजिडेंट का रहा हो। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन, ही हैज़ बीन इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 730 डेज और मोर ड्यूरिंग द 7 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब अगर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर आपकी 20-21 है तो इससे पहले के 7 सालों में आप चेक कर लो, 7 years में कम से कम वो 730 दिन या उससे अधिक रहा हो, तो ये सेकंड कंडीशन वो सेटिस्फाई कर देता है। कहने का मतलब ये है अगर ये दोनों कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है, पहली और दूसरी, तो वो रेजिडेंट के साथ साथ क्या बन जाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इंडिविजुअल की। तो एक इंडिविजुअल जो है वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा अगर वो सेटिस्फाई कर देता है बोथ टू एडिशनल कंडीशंस। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो रेजिडेंट तो है ही वो, तो क्या हो जाएगा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, RNOR बन जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। जैसन होल्डर एक वेस्ट इंडीज क्रिकेट प्लेयर है, आप सभी को पता है, आप IPL वगैरह देखते हो। जैसन होल्डर बड़ा फेमस वेस्ट इंडीज क्रिकेट प्लेयर विजिट्स इंडिया, इंडिया आते हैं वो लगातार, और वो हर साल 103 दिन जो है एवरी फाइनेंशियल ईयर में आते हैं। मतलब हर साल वो 130 दिन के लिए विजिट करते हैं इंडिया में। कुछ प्रैक्टिस होती होगी उनकी, प्रैक्टिस के लिए आते होंगे। ही हैज़ बीन फॉर लास्ट 11 years, और ये दिस हैज़ बीन मतलब ये हो रहा है लास्ट 11 years से, लास्ट 11 सालों से लगातार मिस्टर जैसन होल्डर जो है वो हर फाइनेंशियल ईयर में इंडिया आते हैं 103 दिन के लिए। आपको बताना है डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर 20-21। आपको प्रीवियस ईयर 20-21 के लिए उनका स्टेटस चेक करके बताना है कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। तो पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 20-21 अगर मैं बात करूँ तो आप सभी को पता है, मैंने ऊपर बताया कि वो हर फाइनेंशियल ईयर में 103 दिन के लिए आते हैं। तो अगर 20-21 की बात करें तो 103 दिन है, तो पहली कंडीशन तो हम देखेंगे नहीं क्योंकि 182 दिन तो होंगे ही नहीं।
सेकंड कंडीशन में हम पूछते हैं, सेकंड कंडीशन क्या बोलती है कि ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, अगर 2021 का आप निकाल रहे हो तो आपके लिए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या बन जाएगा 2021। तो 2021 में देखो आप क्या वो 60 डेज या उससे अधिक रहे, यस। उसके बाद सेकंड कंडीशन बोलती है पहली कि 60 दिन या उससे अधिक रहा हो, एंड और फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यानी जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2021 है उससे पहले के 4 सालों में आप चले जाओ और आप चेक करो क्या वो 365 दिन या उससे अधिक रहे हैं, तो यस वो हर साल 103 दिन रहते हैं। तो अगर आपकी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2021 है तो उसके पहले की 4 साल क्या हो जाएगी 19 20 18 19 17 18 16 17, इन चारों का अगर आप टोटल करोगे तो 412 दिन आएंगे। हमें कितने चाहिए और हमें रिक्वायरमेंट कितनी है सेकंड कंडीशन पूरी करने के लिए 365 डेज या मोर, तो ये एक्सेस है 365 से, मतलब आपका बात बन गई यहाँ पर सेकंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई जेसन होल्डर द्वारा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो रेजिडेंट है वो जो इंडिविजुअल है वो रेजिडेंट के साथ क्या हो सकता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकता है। तो आपको एक बात तो कंफर्म है कि मिस्टर जेसन होल्डर जो है रेजिडेंट तो बन चुके हैं। अब इसके साथ साथ आप चेक कर लो इसकी एडिशनल कंडीशन, क्या मिस्टर जेसन होल्डर रेजिडेंट के साथ साथ ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन रहे हैं। तो जेसन होल्डर का अगर आरओआर का स्टेटस हमें चेक करना है तो उसके लिए दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन डायरेक्टली हम हमारे सामने दिख रही है कि पहले हम 7 साल में चेक कर लेते हैं। आपको पता है कि वो लास्ट 11 साल से आ रहे हैं और हर फाइनेंशियल ईयर में वो 103 दिन जो है वो स्टे करते हैं। तो लास्ट के 7 सालों में हम देख लेते हैं, लास्ट के 7 सालों में यानी अगर 2021 की बात करूं तो 2021 से पहले की जो 7 साल हो जाएंगे 19 20 17 18 17 18 18 19 16 17 15 16 14 15 13 14, और हर साल कितने रह रहे हैं वो 103 दिन के लिए रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएंगे 721 दिन, 103 गुणा 7 हो जाएगा 721 दिन हो जाएंगे। तो 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के अंदर अगर मैं बात करूँ तो टोटल स्टे कितना बनता है 721, लेकिन होना कितना चाहिए 730। तो मतलब इन्होंने एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई ये नहीं कर रहे हैं। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो मतलब आप दूसरी चेक नहीं करोगे, ऐसा नहीं कि आपको दोनों चेक करनी है, नहीं। एडिशनल कंडीशन आप एक चेक कर लो, जो भी आपको लगती है कि क्वेश्चन के बेस पर जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है उसके बेस पे आप चेक कर लो एक। अगर एक सेटिस्फाई नहीं करता है एडिशनल तो फिर दूसरे की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए रेजिडेंट के साथ साथ। अगर कोई इंडिविजुअल ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना चाह रहा है तो उसकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये अंडरस्टूड है, तो हमें चेक करनी नहीं दूसरी। इसलिए यहाँ पर क्या बोला गया कि उसने एक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली है बेसिक, तो वो रेजिडेंट तो है प्रीवियस ईयर 2021 के लिए, लेकिन एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो क्या बन जाएगा RNOR, रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो है। अब हम बात करते हैं HUF की, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। तो देखो HUF के केस में हम नंबर ऑफ स्टे नहीं देखते, हम देखते हैं बिजनेस का कंट्रोल, क्योंकि एक HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो बिजनेस करती है। तो बिजनेस के केस में हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस का जो कंट्रोल मैनेजमेंट यानी जो बड़े बड़े जो मेजर डिसीजन है वो कहाँ से लिए जाते हैं वो हम चेक करते हैं HUF के केस में। तो एक HUF रेजिडेंट होगा इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स ऑफ बिजनेस होली और पार्टली इन इंडिया, मतलब एक HUF रेजिडेंट बन जाएगा यदि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स, जो ये बिजनेस कर रहे हैं वो उसका कंट्रोल मैनेजमेंट जो है वो या तो पूरा का पूरा या फिर पार्टली, अगर वो इंडिया से होता है तो बन जाएगा रेजिडेंट। अगर कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स होली पूरा का पूरा होली फ्रॉम आउटसाइड इंडिया है तो बन जाएगा नॉन रेजिडेंट, मतलब इंडिया से कंट्रोल थोड़ा सा भी हुआ तो रेजिडेंट बन जाएगा। नॉन रेजिडेंट बनने के लिए पूरा कंट्रोल बाहर से होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि HUF या तो रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट के साथ साथ वो ROR भी हो सकता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इंडिविजुअल HUF जो है वो रेजिडेंट के साथ साथ और क्या बन सकते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही बन सकते हैं। तो एक HUF R होने के साथ यानी रेजिडेंट होने के साथ साथ ROR भी हो सकता है और NOR भी हो सकता है। मैं शॉर्ट में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो मैंने आपको बताया कि एक HUF जो है वो रेजिडेंट
तब बनेगा जब अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो इस अफेयर्स और बिजनेस अगर वो सिचुएटेड है होल्ली या पार्टली इन इंडिया, इंडिया से, मतलब कंट्रोल मैनेजमेंट जो बड़े बड़े जो मेजर डिसीजंस है अगर वो इंडिया से लिए जाते हैं थोड़े से भी या पूरे, तो वो HUF क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। अगर कंट्रोल मैनेजमेंट जो भी इट्स अफेयर्स सिचुएटेड होल्ली यानी पूरा का पूरा अगर आउटसाइड इंडिया है, बाहर से हो रहा है कंट्रोल मैनेजमेंट, तो फिर HUF क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। मैंने आपको बताया था कि HUF जो है रेजिडेंट के साथ साथ क्या बन सकता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी, अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो HUF के केस में हम क्या देखेंगे, हम एडिशनल कंडीशन देखने के लिए, तो क्योंकि नंबर ऑफ स्टे जो है वो एक पर्सन का देख सकते हो आप, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नंबर ऑफ स्टे वो एक पर्सन का देख सकते हो आप, तो HUF तो पूरा फैमिली है, तो यहाँ पर हम एक पर्सन को पकड़ते हैं एडिशनल कंडीशन, क्योंकि एडिशनल कंडीशन किस पे बेस पे, नंबर ऑफ स्टे पे बेस है, नंबर ऑफ डेज हम चेक करते हैं कितना उसने स्टे किया। तो यहाँ पर HUF के अंदर हम एक पर्सन को पकड़ेंगे, कर्ता को, जो मेन आदमी होता है, जो मेन जो बिजनेस को कंट्रोल करता है या मैनेजर जिसको बोलते हैं, उसका हम चेक करते हैं। अगर वो रेजिडेंट है उसके साथ साथ वो ROR बन जाएगा, यानी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा अगर वो सेटिस्फाई कर देता है दोनों एडिशनल कंडीशन को। अब इसी को मैं थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि एक HUF जो है, HUF का स्टेटस अगर आप देख रहे हो, एक HUF का स्टेटस अगर आप देख रहे हो तो आप देखते हो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, क्योंकि HUF क्या है, पूरा फैमिली है, वो बिजनेस करता है। तो कंट्रोल मैनेजमेंट देखते हैं हम कि कहाँ से हो रहा है। अगर इंडिया से होता है पूरा या थोड़ा सा भी, तो HUF क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। यस, अगर कंट्रोल यहाँ से हो रहा है इंडिया से थोड़ा सा भी, तो रेजिडेंट बन जाएगा। नो, तो क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट। इसके साथ हम चेक करते हैं कि जो कर्ता या मैनेजर जो है वो अगर रेजिडेंट है इन एनी 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर, यानी 10 प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर, यानी जो पर्टिकुलर आप रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का अगर आप स्टेटस देख रहे हो कर्ता का, तो पहले की 10 साल में चले जाओ आप 10 प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर में, उसमें देखो आपकी किसी इन 10 सालों में कि किसी भी 2 साल में अगर उसका स्टेटस रेजिडेंट का रहा हो, मतलब उसने बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई की हो, तो रेजिडेंट बन जाएगा। तो कर्ता मैनेजर अगर 10 प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर के अंदर, यानी 20-21 अगर आप चेक कर रहे हो, इसका अगर आप स्टेटस चेक कर रहे हो कर्ता का, तो इससे पहले कि आप 10 सालों में चले जाओ, 10 प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर बोलते हैं इसको, मैंने शॉर्ट में लिखा है। इन 10 सालों में आप चेक करो कि किन्हीं 2 साल में भी अगर वो रेजिडेंट रहा हो, यानी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई की हो, तो वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट के साथ साथ ऑर्डिनरी भी। लेकिन यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि आप उसका स्टे चेक करो कि वेदर ही स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर ड्यूरिंग द 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यानी अगर 20-21 रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है, तो इससे पहले की 7 जो प्रीवियस ईयर होगी, इसमें टोटल जो स्टे उसका कम से कम 700 दिन या उससे अधिक हो। तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो HUF का जो कर्ता होगा वो रेजिडेंट के साथ क्या बन जाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी। तो अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर दी यस, तो क्या बन जाएगा, ROR, नहीं करी तो क्या बन जाएगा, RNOR, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उसके बाद हम बात करते हैं कंपनीज की। सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 बात करता है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज। कंपनी या तो इंडियन कंपनी होगी या फिर नॉन इंडियन कंपनी होती है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे दोनों की। तो आपको ध्यान ये रखना है कि एक इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट इन इंडिया होती है, एंड इंडियन कंपनी इज ऑलवेज ए रेजिडेंट इन इंडिया। तो इसका मतलब इंडियन कंपनी का तो आपको जरूरत ही नहीं देखने का, इंडियन कंपनी तो हमेशा क्या रहेगी, रेजिडेंट इन इंडिया। देखना है नॉन इंडियन कंपनी का, मतलब फॉरेन कंपनी का, जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है, उसका हम चेक करते हैं पोयम। पोयम का मतलब होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर किसी नॉन इंडियन कंपनी का यानी फॉरेन कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है, तो आप चेक करोगे उसका पोयम। अगर उसका पोयम यानी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया है, तो वो क्या बन जाएगी, कंपनी रेजिडेंट। अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में नहीं है, तो बन जाएगा नॉन रेजिडेंट। अगर ये बात कर रहा हूँ कंपनीज की।
ये हम पोएम कॉन्सेप्ट तभी चेक करेंगे जब उसका टर्नओवर यानी फॉरेन कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा हो। और पोएम का मतलब मैंने आपको बताया कि मीन्स प्लेस, ऐसी जगह जहाँ पर की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजन दैट आर रेलेवेंट नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए जो ऐसे डिसीजन जो बहुत ही आवश्यक होते हैं, बड़े यानी बोर्ड मीटिंग, जो बड़े बड़े जो डिसीजंस हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं, वो है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो मैंने आपको बताया कि कंपनी अगर नॉन इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, अगर उसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है, तो अगर उसका पोएम यानी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में है, मतलब उसकी की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजंस जो है वो इंडिया से हो रहे हैं, तो वो रेजिडेंट बन जाएगी कंपनी। इसके अलावा अगर पोएम इंडिया में नहीं है यानी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है, तो क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट। फिलहाल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशिएंट है। हालांकि पोएम कॉन्सेप्ट काफ़ी बड़ा है, इसमें हम ये भी देखते हैं कि उसका एक्टिव बिजनेस क्या है, पैसिव बिजनेस क्या है, फिर पैसिव बिजनेस की इनकम 50% से ज़्यादा है, एक्टिव बिजनेस में हम ये देखते हैं कि उनकी जो एसेट्स है वो इंडिया में कितनी है। तो फिलहाल ये एक बड़ा मुद्दा है, मैं फिलहाल उस पर जाऊँगा नहीं डेप्थ में, बीकॉम लेवल पे इतना सफिशिएंट है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई कंपनी जो फॉरेन कंपनी है या नॉन इंडियन कंपनी है, वो रेजिडेंट तभी बनेगी जब उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो इंडिया में है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब होता है जहाँ पर की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजन लिए जाते हैं बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 6 सब सेक्शन 4 के अंदर बाकी अदर्स का, यानी जो बच गए, मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म्स, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, या तो ये रेजिडेंट होंगे या फिर नॉन रेजिडेंट होंगे। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया, मैं बात कर रहा हूँ बाकी इंडिविजुअल HUF की बात की पहले मैंने बात की आपके साथ कंपनीज़ की, अब मैं बात कर रहा हूँ बाकी यानी अदर पर्सन की, जिसमें फर्म आ गया, AOP, BOI आ गया, लोकल अथॉरिटी आ गया, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन आ गया। तो ये रेजिडेंट होंगे अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट जो इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली और पार्टली, यानी कंट्रोल अगर इंडिया से होता है थोड़ा या पूरा, तो रेजिडेंट बन जाएंगे। अगर कंट्रोल पूरा इंडिया के बाहर से हो रहा है तो क्या बन जाएंगे, नॉन रेजिडेंट।